मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमां। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे इंडियन सिनेमा का हैप्पी वाला बर्थडे। हाँ जी, आज ही के दिन यानी कि 3 मई को हमारे इंडियन सिनेमा को अपनी पहली फीचर फिल्म मिली थी। तो हुआ ना हैप्पी वाला बर्थडे। लिसनर्स, आपने आज तक फिल्मों के जरिए बहुत सारी कहानियों को पर्दे पर देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लाए खुद फिल्मों की कहानी, सिनेमा की शुरुआत से उसके हर दौर के बदलाव की कहानी। तो तैयार है ना आप फिल्मों की कहानी को सुनने के लिए? तो आइए चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 मई 1913 जब दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली मूक फिल्म या कहें साइलेंट फिल्म रिलीज की, जिसका नाम था राजा हरीशचंद्र। दादा साहब फाल्के वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में सिनेमा का आगाज किया। हुआ कुछ यूं कि दादा साहब फाल्के ने ईसा मसीह पर आधारित फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, जिसके बाद से ही दादा साहब फाल्के के मन में फिल्म बनाने की चाहत पलने लगी, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान में फिल्में बनाना किसी जादू से कम नहीं था। इसलिए इंग्लैंड में रहकर फिल्म निर्माण की कला उन्होंने सीखी। काफी वक्त के इंतजार और फिल्म बनाने के जज्बे को कायम रखते हुए दादा साहब ने फिल्म बनाने की शुरुआत की। लेकिन हिंदुस्तान जहां सिनेमा का नामो निशान नहीं जानता था, वहां फिल्म बनाना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। फिल्म के लिए कलाकार मिलना बहुत मुश्किल था। किसी तरह से मेल आर्टिस्ट तो मिल गए, मगर फीमेल आर्टिस्ट कहाँ से मिले? ये तो बिल्कुल सपने जैसा था, क्योंकि औरतों के लिए नाटक नौटंकी में काम करना काफी बुरा माना जाता था उस समय, और मेल आर्टिस्ट को ही औरतों के कपड़े पहनाकर फीमेल कैरेक्टर्स निभाने पड़ते थे। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात ये है कि दादा साहब फाल्के ने फिल्म में काम करने वाले सभी लोगों से कह रखा था कि कोई अगर पूछे कि वो क्या करते हैं तो वो कहें कि हरीशचंद्र नाम की फैक्ट्री है जिसमें वो काम करते हैं। एक्चुअली में उस वक्त फिल्म किस चिड़िया का नाम है ये कोई भी नहीं जानता था। दादा साहब फाल्के ने क्रू के मेंबर्स को क्या आइडिया दिया, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। खैर, ऐसी ही कई मुश्किलों से उन्हें रूबरू होना पड़ा, मगर फिल्म बनाने के जज्बे पर कभी उन्होंने मुश्किलों को हावी नहीं होने दिया। फिल्म को बनाना दादा साहब फाल्के के लिए आसान काम नहीं था। उनके इस मुश्किल सपने को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के ने उनका पूरा साथ दिया। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि फिल्म बनाने के दौरान उनकी पत्नी फिल्म के सभी आर्टिस्टों के लिए खाना पकाती थी। इतना ही नहीं, वो कपड़े धोने से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों का भी ख्याल रखती थी। उस वक्त क्रू में लगभग 500 लोग शामिल थे, जिनके रोज के खाने की जिम्मेदारी उन्हीं की हुआ करती थी। इसके अलावा वो फिल्म के पोस्टर से लेके प्रोडक्शन तक के काम में उनकी मदद किया करती थी। दादा साहब फाल्के को भी क्या पार्टनर मिला था ना। उनकी वाइफ उनके साथ साए की तरह थी, और शायद उनका ये सपना उनकी वाइफ की वजह से ही पूरा हुआ। राजा हरीशचंद्र फिल्म को बनाने के दौरान दादा साहब फाल्के के सामने कई चुनौतियां आईं। उनके पास इतने बड़े क्रू पर खर्च करने के लिए ज्यादा रुपए नहीं थे, और पता है दोस्तों, दादा साहब फाल्के ने अपनी वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए थे। भाई, गहने तो गहने, उन्होंने फिल्म बनाने के चक्कर में अपनी आंखें तक खराब कर ली थी। उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सभी उन्होंने फिल्म बनाने में लगा दी। कई परेशानियों से गुजरने के बाद दादा साहब फाल्के फिल्म बनाने में कामयाब रहे, और 3 मई यानी कि आज ही के दिन 1913 को फिल्म प्रदर्शित हुई। फिल्म का प्रीमियर मुंबई के ओलंपिया थिएटर में अप्रैल 1913 में हुआ, जबकि ये फिल्म 3 मई 1913 को आम जनता के लिए पर्दे पर उतारी गई। इसका पहला शो कोरोनेशन सिनेमा गिरगांव में किया गया। फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले ही टॉकीज के बाहर सैकड़ों लोग टिकट काउंटर के बाहर बोरिया बिस्तर लिए डेरा जमा चुके थे। इस फिल्म को बनाने के बाद दादा साहब फाल्के ने इसके और कई प्रिंट्स तैयार किए।
जिन्हें छोटे छोटे कस्बों में भी दिखाया गया। इस फिल्म की रील की लंबाई 3700 फीट थी और ये 40 मिनट की फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन खुद दादा साहब फाल्के ने किया, जबकि फिल्म की कहानी रणछोड़ भाई उदयाराम ने लिखी थी और सिनेमेटोग्राफी त्रियंबक बी तेलंग ने की थी। तो दोस्तों, इस तरह रखी गई हिंदी सिनेमा की नींव। हिंदी सिनेमा ने सैकड़ों फिल्में बनाई। 1913 से शुरू हुआ ये सफर उस मुकाम पर आकर पहुंचा जहां इसे चुनौती देना आसान नहीं था। इंडियन सिनेमा में मौजूद ग्लैमर की बात हो या फिर सादगी की, चाहे एक्टिंग हो या फिल्म बनाने की नई नई टेक्निक, स्टोरी हो या डायलॉग्स हो, ये सभी वक्त के साथ और कामयाबी की ओर बढ़ते गए। दोस्तों, इन 100 सालों में हमने हर तरह की फिल्में देखी और कई तो ऐसी यादगार फिल्में देखी जो ऐतिहासिक बन गईं, जैसे कि मुगले आजम, एक और अमर प्रेम कहानी जिसके गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये गीत आज आप हमारे साथ भी गुनगुनाइए और इश्क की खुशबू को दिल से महसूस करिए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। कहते हैं ना कि कुछ चीजें कभी भी पुरानी नहीं होती, वैसे ही ये गीत है एवरग्रीन। ये फिल्म आज भी पर्दे पर आ जाए ना फ्रेंड्स, तो स्क्रीन से किसी की भी नजरें बिल्कुल नहीं हटेंगी। इंडियन सिनेमा ने न जाने ऐसे ही कितने बदलते दौर देखे, वक्त के साथ बदलती लव स्टोरीज देखी। इस इंडस्ट्री ने हजारों लोगों को पहचान बनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया। ऐसे कई कलाकार दिए जिनकी अदाकारी ने दुनिया भर में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। मदर इंडिया उन्हीं में से एक फिल्म है। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो, लक्ष्मी लक्ष्मी लगती हूँ। देवी राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख लो। हंसो नहीं, हंसो नहीं, संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। माँ बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टकमका जाएंगे। और दोस्तों, रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, जिसके डायलॉग इतने फेमस हैं कि बच्चा बच्चा आज भी इन्हें दोहराता है। कितने आदमी थे? तो दोस्तों, इसी तरह फिल्मों के बनने का ये दौर चलता रहा और इन 100 सालों में सिनेमा को मिली बेहतरीन फिल्म्स, डायलॉग्स, गीत और ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस जो सदी के महानायक कहलाए, जैसे गुरुदत्त, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, नरगिस, आमिर, अमरीश पुरी, राज कपूर, B.R. चोपड़ा, प्राण और अनुराग कश्यप। ये ऐसे लोग हैं ना दोस्तों, जो आज भी हर किसी के दिलों में बरकरार हैं। और इसी तरह इस सफर में हम 100 सालों तक आ पहुंचे और पता भी नहीं चला। जहां एक समय था 90s की फिल्म का, जब रोमांस अपने परवान पर था। पर दोस्तों, समय कहाँ किसी के लिए रुकता है और फिर दौर आया एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का, जिसमें दिल्ली बैली, रोबोट, रॉकस्टार और गुलाल जैसी फिल्में बनी जो दुनिया भर में पसंद की गई। ओरी दुनिया हे ओरी दुनिया, आज हिंदी सिनेमा उस मुकाम पर है जहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमने तो इससे यही सीख ली है कि समझो और सीखो तो मजा, वरना है ये एक सजा। क्योंकि सिनेमा आज अपने आप में एक पाठशाला है, जिससे आपको ये सीखना है कि असल दुनिया क्या है और हम उससे क्या सीख रहे हैं। तो चलिए फिर याद करते हैं इस यादगार सफर को। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है,
क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा से ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। कितने आदमी थे? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। साला एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना देता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपके साथ बबीता। अब बारी आती है एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्हें आप सोल ब्रदर नंबर 1, द गॉडफादर ऑफ सोल, द हार्डेस्ट वर्किंग मैन इन शो बिजनेस और मिस्टर डायनामाइट जैसे नामों से जानते हैं। और जाने भी क्यों ना, ये कोई मामूली हस्ती थोड़ी है। ये अपने गीतों से तहलका मचाने वाले मल्टी टैलेंटेड जेम्स ब्राउन हैं, जिन्हें आप एक एक्टर, म्यूजिशियन, डांसर, सॉन्ग राइटर के तौर पर जानते हैं। जेम्स 3 मई 1933 में साउथ कैरोलिना में पैदा हुए और ये दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं। अपनी धुनों और गीतों से लोगों को नचा चुके जेम्स कहां और किन हालात में पैदा हुए? जेम्स साउथ कैरोलिना के जंगल में पैदा हुए, जहां एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। ब्राउन को तो ना माँ बाप का प्यार मिला और ना दुलार, क्योंकि जब ये सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके माँ बाप अलग हो गए और उन्हें अपनी आंटी हनी के साथ जॉर्जिया जाना पड़ा। कहते हैं बचपन के दिन बड़े यादगार और सुनहरे होते हैं, मगर जेम्स का बचपन अंधेरे और गरीबी में बीता। उन्होंने पैसों के लिए जूते पॉलिश करने से लेकर गाड़ी धोने तक का काम किया। एक बार उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए खुद कहा था कि बचपन में उन्होंने 3 सेंट से जूते चमकाने का काम शुरू किया था। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें हर रोज अपनी गरीबी के साथ 2-4 होना पड़ता था। लेकिन इन सभी मुश्किलों से बड़ा था जेम्स में जिंदगी जीने का जज्बा, जो उन्होंने कभी नहीं खोया, और रोशन जिंदगी की उम्मीदों में वो आगे आगे और आगे ही बढ़ते गए। लिसनर्स कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो मुसीबत चारों तरफ से आती है। ऐसा ही हुआ जेम्स के साथ भी। 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्कूल ड्रेस नहीं थी। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी जीने का सबक सिखाने का कोई स्कूल नहीं होता, उसे जिंदगी खुद ही सिखाती है। खैर दोस्तों, स्कूल से निकाले जाने के बाद उन्होंने संगीत के सुरों को अपना साथी बना लिया और साथ ही साथ धर्म की तरफ भी इनका झुकाव बना रहा, और उसी समय वो चर्च में भी गाना गाया करते थे। दोस्तों, यही वो समय था जब उनकी आवाज में निखार आया। कहा जाता है कि मौका वक्त देखकर नहीं आता, और इन सब में बेहतर एग्जाम्पल है जेम्स ब्राउन। वैसे पता है दोस्तों, इन्हें जहां पहला मौका मिला, आमतौर पर वहां लोग जाना नहीं चाहते, वहां जाने से बचते हैं, और वो जगह है जेल। क्योंकि दोस्तों, अपने जवानी के टाइम में उन्हें किसी कारणवश जेल जाना पड़ा, और वहीं से उनका सफल सिंगर बनने का रास्ता भी खुला। वहां उनकी मुलाकात हुई बॉबी ब्राइड से, जो एक सिंगर और पेंटर थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई और एक पार्टनरशिप हुई, जो बाद में म्यूजिक के इतिहास में दर्ज हो गई। 1956 में जेल से रिहा होने के बाद बॉबी ब्राइड ने जेम्स को R&B वोकल ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया। अपनी बेहतरीन आवाज के दम पर वो जल्दी ही सबकी नजरों में आ गए और धीरे धीरे नाइट क्लब्स में शो करने लगे। और फिर 1956 में उन्होंने एक डेमो टेप रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे प्लीज प्लीज प्लीज। और मुझे मालूम है दोस्तों, अब इस गाने को आप सुनना भी चाहेंगे, तो हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। प्लीज 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 प्लीज
फ्रेंड्स, इस तरह जेम्स की लोकप्रियता बढ़ी और वो लोगों के फेवरेट बन गए। अपने सॉन्ग से उन्होंने म्यूजिक लवर्स के दिलों पर राज किया। टॉप 10 सिंगर्स की लिस्ट में वो शुमार हो गए और उनके गाए गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं। जेम्स के बारे में सुनकर यही लग रहा है ना आपको कि जब इतनी मुसीबतों के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मंजिल तक पहुँचे, तो आप क्यों नहीं? मेरी बात पे जरा गौर फरमाइएगा। क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कर गुजरने का रास्ता आप अपने आप ही ढूंढ सकते हैं। जबरदस्त जज्बे वाले इस कलाकार को हमारा सलाम और आपके लिए जेम्स ब्राउन की आवाज में ये गाना। Sugar and spice. I feel nice. Born to be remembered. Born to be remembered. फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अब जेम्स ब्राउन की म्यूजिक से बाहर निकलकर हम आपको सैर कराएंगे गणित के फॉर्मूले की। घबरा गए ना? बिल्कुल, मैथ्स का नाम सुनते ही सबके पसीने छूटने लगते हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह। लेकिन सब हमारी तरह थोड़ी होते हैं। कुछ बड़े महान लोग भी हुए जिन्होंने मैथ्स की उलझनों को सुलझाया, कई मैथमेटिकल बायोलॉजी और इंटीग्रल इक्वेशंस को जन्म दिया। मैं बात कर रही हूँ महान गणितज्ञ वीटो वोल्टेरा की, जो 3 मई 1860 में एनकोना के एक गरीब यहूदी परिवार में पैदा हुए। मगर उस समय किसी को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये गुर्बत में पैदा हुआ बच्चा एक दिन दुनिया में महान मैथमेटिशियंस की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएगा। दोस्तों, नन्हे से इस बच्चे पर गणित के अंकों का जादू कुछ ऐसा छाया कि बड़े होते होते उन्होंने इन्हीं अंकों को अपनी जिंदगी बना लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा में पढ़ने से पहले उन्होंने ये वादा किया कि वो मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ करके दिखाएंगे। 1883 में रैशनल मशीन्स के प्रोफेसर बन गए वो, और फिर थ्योरी ऑफ फंक्शनल, और 1930 में उन्होंने इंटीग्रल एंड इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस पर काम किया, और फिर 1905 में उन्होंने डिसलोकेशंस इन क्रिस्टल्स की थ्योरी दी। दोस्तों, गणित के इस धुरंधर ने सिर्फ मैथ्स की उलझनों को नहीं सुलझाया, बल्कि इटालियन आर्मी का हिस्सा बनकर देश की सेवा भी की। वोल्टेरा 50s के दशक में विश्व युद्ध के समय इटालियन सेना में शामिल होकर उन्होंने एयरशिप पर काम किया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक बार फिर वो मैथमेटिक्स की दुनिया में वापस आ गए और द लोटका वोल्टेरा जैसे प्रसिद्ध गणित के समीकरण बनाए। लेकिन फ्रेंड्स, 1922 में वो एक बार फिर बेनितो मुसोलिनी के शासन के खिलाफ मुहिम में शामिल हो गए और वो उन 12 प्रोफेसर्स में से एक थे जिन्होंने फांसीवादी शासन के फेवर में शपथ लेने से इनकार कर दिया था। और फ्रेंड्स, इसके बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। जी हाँ दोस्तों, सही विद्वान वही है जो सिर्फ अपने ज्ञान से ही नहीं बल्कि अपने जज्बे से हर किसी को रास्ता दिखा दे। ऐसे ही थे लोटका वोल्टेरा। इस महान मैथमेटिशियन को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आपको हमने सिनेमा के इतिहास से मिलवाया और अब म्यूजिक और मैथ्स के बाद अब मैं आपको बॉक्सिंग रिंग में ले जाऊंगी, जहां आप मिलेंगे उस बॉक्सर से जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को अपने पंच से बिल्कुल धूल चटा दी। Came from nowhere. It's over. Ali is the knockout winner. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शुगर रे रॉबिन्सन की, जिसके नाम से ही दूसरे बॉक्सर्स के छक्के छूट जाते हैं। 3 मई 1921 में पैदा हुए शुगर रे का भी आज जन्मदिन है। दोस्तों, रे 5 बार वर्ल्ड मिडिल वेट के चैंपियन रहे। वो उन मुक्केबाजों में से हैं जो बॉक्सिंग वर्ल्ड के स्टार हैं
और फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली भी इनके बहुत बड़े फैन हैं। तो हमारी तरफ से इस मुक्केबाज को सलाम। ओहो, अब मैं देख ही नहीं पाई आपसे बात करते करते कि घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बस बबीता, आज आपका समय यहीं पर खत्म होता है। एनीवेज, मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर ना समय का चक्र चल रहा है और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना है, लेकिन नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जो शायद आप नहीं जानते थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।